नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे पर्यावरण लेवल 1 रीड सीटेट यूपीटेट के लिए, और जो लेवल 2 है यानी कि एसएस सामाजिक शिक्षण के जो मैटर है और साथ में जो पेडागोजी है, इन दोनों के 15 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि दिवस व तिथि का असंगत युग्म पहचानना। कौन सा गलत युग्म है ये पहचानना, दिवस और तिथि का। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। विश्व मजदूर दिवस 1 मई, तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई बिल्कुल सही कथन है। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को ही मनाया जाता है, ये भी सही कथन है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी बिल्कुल सही कथन है। यानी कि ये दिवस और तिथि का संगत युग्म है, जबकि हमें असंगत युग्म पहचानना है। तो जो विश्व वानिकी दिवस है वो 22 मार्च, ये चीज़ गलत है ना। विश्व वानिकी जो दिवस है दोस्तों वो मनाई जाती है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। विश्व जो जल दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है 22 मार्च को। और अगर 22 अप्रैल की बात करें, 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है दोस्तों वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है आंत्रशोथ या टाइफाइड का कारण है। देखिए आंत्रशोथ या टाइफाइड ये रोग होता है, इस रोग का कारण क्या है दोस्तों? संक्रमण है, वंशानुगतता है, दूषित भोजन है, उपयुक्त सभी है। तो देखिए आंत्रशोथ या टाइफाइड का कारण ना तो संक्रमण है ना ही वंशानुगतता है, तो उपयुक्त सभी होगा नहीं, है ना। आंत्रशोथ या टाइफाइड का कारण है दोस्तों दूषित भोजन। क्या है? दूषित भोजन, है ना। आंत्रशोथ यानी कि ये मुख्य रूप से आपके एक तो जो आंत्र है ना, आंतें हैं, उनको प्रभावित करता है। और ये देखिए इसके बारे में बता देता हूँ आपको, जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग है। और इस जीवाणु का नाम याद कर लेना, किस जीवाणु के कारण ये फैलता है। ये फैलता है दोस्तों साल्मोनेल आरपी नामक जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है आंत्रशोथ या टाइफाइड, और साल्मोनेल आरपी नामक जीवाणु से फैलता है। और ये फैलता है एक तो दूषित भोजन से, और प्लस जो दूषित जल है उनसे ये रोग होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 राजस्थान जीके के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी साथ में है। प्रश्न संख्या 3 है कि चीड़ का पोमचा नामक ओढ़नी कहाँ पहनी जाती है। दोस्तों जो चीड़ का पोमचा है ये ओढ़नी कहाँ पहनी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चीड़ का पोमचा ना। तो आपको बता दूं मारवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती में, शेखावाटी या मेवाड़। तो दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र में चीड़ का पोमचा नामक ओढ़नी पहनी जाती है ना। ये देखिए काले रंग की ओढ़नी होती है। ठीक है, काले रंग की ओढ़नी होती है। और ये कौन पहनती है? तो विशेष रूप से ये जो विधवा स्त्री होती है ना वो ओढ़ती है हाड़ौती में काले रंग की ओढ़नी, है ना, उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जनों के सही होगा, क्योंकि ये पहले तो नाम भी बहुत कम ने सुना होगा। नकालियो आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए आभूषण से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना। तो देखिए नकालियो जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में, हाथ में, बालों की लटों में, या गले में, है ना। तो गले में, हाथ में, बालों की लटों में नहीं पहना जाता है ना। बालों की लटों में देखिए जो बालों की जो लटें होती है ना, वेणियाँ कहते हैं, उन वेणियों में जो देखिए आपके गोपन होता है ना, गोपन कहते हैं, सिर पे पहना जाता है ना। तो बालों के लटे या बाल सिर पे आते हैं ना, तो गोपन पहना जाता है बालों के लटों में। तो ठीक है, वो भी याद रख लेना। पैर की अंगुली में, है ना, पैर का जो अंगूठा है उसके जस्ट तुरंत पास वाली जो अंगुली है उस अंगुली में आपको पता है बिछियाँ पहनते हैं ना। क्या पहनते हैं? बिछियाँ। इसी बिछियाँ को देखिए बिछुड़ी भी कहते हैं, और इसी को ही नखालियो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नखालियो कहते हैं इसी को ही, है ना। तो बिछियाँ है नखालियो, सुहाग का प्रतीक होती है, और पैर की अंगुलियों में ये पहनी जाती है ना, इसी को नखालियो कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, संत मावजी को समर्पित हरि मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भीनमाल जालौर में है, साबला डूंगरपुर में, भानगढ़ अलवर में, या तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो दोस्तों साबला जो डूंगरपुर है वहाँ पे
त्रिवेणी संगम है सोम माही जाखम नदियों का डूंगरपुर में, है ना। और संत मावजी, है ना, संत मावजी को समर्पित है वहाँ पे हरि मंदिर, उसमें काले रंग की श्री कृष्ण की मूर्ति है, ठीक है। श्री कृष्ण के कौन से संप्रदाय के अवतार माने जाते हैं, याद रखना, निष्कलंक, ठीक है। निष्कलंक संप्रदाय श्री कृष्ण का ना, काले रंग की मूर्ति वो हरि मंदिर कहलाता है, जो साबला डूंगरपुर में स्थित है संत मावजी का, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 5 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलने वाली ट्रेन है। दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस पूछा है, ये किन दो देशों के मध्य चलने वाली ट्रेन है ना। ये प्रश्न दोस्तों भी एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए अपने सिलेबस में भी है, ये लेवल 1 में भी है, रीट वालों के, है ना, 1 में भी है, 2 में भी है, तो इसलिए प्रश्न बता रहा हूँ आपको। ये किन दो देशों के मध्य चलने वाली ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस, भारत व बांग्लादेश, भारत व पाकिस्तान, बांग्लादेश चीन और ऑस्ट्रेलिया भारत। तो दोस्तों जो मैत्री एक्सप्रेस आपको बता दूं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलित ट्रेन है ना। इसकी शुरुआत कब हुई आपको बता दूं, इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2008 को, 14 अप्रैल 2008 को दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। अब देखिए भारत और बांग्लादेश छोटा सा देश है, तो इसके बीच शुरुआत की गई। इसमें 418 यात्रियों की क्षमता है, यानी कि 418 यात्री बैठ सकते हैं। और देखिए छोटी सी ट्रेन है ये, जिसमें मात्र 6 डिब्बे ही है दोस्तों ना, 6 डिब्बे हैं, एक एसी वगैरह का ऐसा है, ठीक है। तो ये याद रखना आप, छोटी सी ट्रेन चलाई गई है मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच, है ना। इसके अलावा अगर भारत और पाकिस्तान की बात करूँ तो समझौता और थार एक्सप्रेस है ना। समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत 1976 में हुई, जबकि जो थार एक्सप्रेस है उसकी 2006 में हुई थी, ठीक है, वो भी याद रख लेना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये किस में है, मणिपुर में, असम में, उत्तराखंड में या मेघालय में। तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में स्थित है दोस्तों। किस में है, मणिपुर में है दोस्तों। मात्र 40 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, ये लोकताक झील पर है, ठीक है। लोकताक झील का अभिन्न अंग माना जाता है, लोकताक झील, है ना, कहाँ पे, मणिपुर में। और इसका नाम देख लेना दोस्तों, केबुल लामजाओ। क्या नाम है, केबुल लामजाओ, ठीक है। अब कहीं पे केम्बुल आता है और कहीं पे कुछ, वो एक चीज़ है। तो केम्बुल लामजाओ इसका नाम है, मणिपुर में लोकताक झील पर 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पूरे विश्व में संसार का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अपने भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। ये तो थे मैटर के प्रश्न। अब चलते हैं पेडागोजी टीचिंग मेथड्स के प्रश्नों पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 दोस्तों क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8 कि पर्यावरण अध्ययन की किस विधि में बालक, याद क्या करना है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, है ना, इस पे फोकस करना, प्रत्यक्ष अनुभव पूछा है ना। तो देखिए व्याख्यान विधि में शिक्षक व्याख्यान करता है, शिक्षक केंद्रित है ना, इसमें बालक सीखेगा ही नहीं क्योंकि शिक्षक केंद्रित है। पाठ्यपुस्तक विधि, शिक्षक इसको पाठ्यपुस्तक पढ़ाता रहता है, सैद्धांतिक ज्ञान देता है, जबकि प्रत्यक्ष अनुभव आता है व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत, है ना, व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, उपयुक्त सभी होगी नहीं जब 2 हट गई तो बच्ची है भ्रमण विधि, है ना। जब भ्रमण विधि करेंगे, क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, बालक देखेंगे, करके सीखेंगे ना, तो वहाँ से बालक को क्या मिलेगा, प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 8 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, कि बालक के विषयगत कौशल व समझ का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। बालक का जो विषयगत कौशल है ना, विषय का कौशल और समझ का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों नैदानिक परीक्षण है, उपचारात्मक परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण है, व्यक्तित्व। देखिए व्यक्तित्व परीक्षण होगा नहीं, ठीक है। नैदानिक तो हो जाता है कि कठिनाई आती है, यहाँ पे कोई कठिनाई की चीज़ कही गई नहीं है, ठीक है। और उपचारात्मक तब होगा जब निदान आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ होगा दोस्तों निष्पत्ति परीक्षण, क्यों कि किसी बालक की किसी एक विषय में उसके कौशल क्या है ना, उसने कितना सीखा, उसकी समझ क्या है, यानी कितना सीखा है। निष्पत्ति परीक्षण का दूसरा नाम है दोस्तों ज्ञानार्जन परीक्षण। क्या नाम है, देखिए निष्पत्ति परीक्षण कह सकते हैं, इसे ही ज्ञानार्जन कह सकते हैं, और इसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, यानी बालक की उपलब्धि कितनी है, उसने कितना सीखा ना। 3 नाम है, निष्पत्ति परीक्षण, ज्ञानार्जन और उपलब्धि परीक्षण, है ना। ये होता है कि जब बालक का किसी विषय में कौशल और समझ का मापन किया जाता है वो निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है,
और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और अच्छा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि सामाजिक शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत क्या लिखा है 30-40 व्यक्ति एक जगह एकत्रित होकर विचार विमर्श करते, है ना। तो देखिए डाल्टन विधि में तो पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है, वो डाल्टन विधि होती है, यहाँ ये नहीं होगी, ठीक है। निरीक्षण विधि में बालक करता है, कार्य करता है ना, और अध्यापक क्या करता है, उसका निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, ये भी नहीं होगी। पर्यटन विधि मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्यों कराता है, क्षेत्र भ्रमण के लिए, स्थानीय मतलब शैक्षिक भ्रमण के लिए पर्यटन विधि है ना। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे होगी नहीं, हट गई। बच्ची कौन सी दोस्तों, कार्य गोष्ठी विधि यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ना। कार्य गोष्ठी विधि में जो 30-40 व्यक्ति या फिर जो बालक जो भी है वो एक जगह एकत्रित होकर एक ही जो मतलब उनके शिक्षण से संबंधित जो भी समस्या है उन पर विचार विमर्श दोस्तों करते हैं, उसे ही हम कार्य गोष्ठी विधि कहते हैं। ये सामाजिक शिक्षण की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक अपना कार्य प्रभावी बनाता है ना। कि सामाजिक अध्ययन में पूछा है जो शिक्षक है अपना कार्य प्रभावी किस तरीकों से बनाता है, इकाई योजना से। देखिए इकाई योजना क्या होती है, ये मतलब इकाई की होती है ना, जैसे कोई पाठ आ गया ना, कोई पाठ आ गया, फिर उस पाठ की अलग अलग इकाइयाँ, उन इकाइयों को पढ़ाना ना, एक ही इकाइयों को कैसे पढ़ाया जाए, कितने समय में पढ़ाया जाए और किस दिन पढ़ाया जाना, ये होती है इकाई योजना। तो ये इससे भी शिक्षक अपना कार्य प्रभावी बनाता है। वार्षिक योजना देखिए इकाई योजना करेगा, डेली करेगा, डेली को भी दिन में पाठ करेगा, इकाई योजना बनाएगा ना, और फिर महीने में करेगा, सप्ताह में करेगा, फिर वार्षिक करेगा, तो कार्य प्रभावी होगा ही है ना, ये अंत में आ जाती है। दैनिक योजना होती है प्रतिदिन बनाई जाने वाली, तो इससे भी कार्य प्रभावी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 11 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न बहुत जनों को नहीं आएगा, है ना। देखिए अनुवर्ग शिक्षण का प्रकार नहीं है दोस्तों। अनुवर्ग शिक्षण क्या होता है, छात्रों का छोटे समूह बनाकर जो शिक्षण करवाया जाता है दोस्तों, इसे बोलते हैं ट्यूटोरियल टीचिंग। ट्यूटोरियल टीचिंग बोलते हैं दोस्तों, ट्यूटोरियल टीचिंग, यानी कि छोटे समूह बनाकर, है ना, छोटे समूह बनाकर जो शिक्षण करवाया जाता है वो अनुवर्ग शिक्षण कहलाता है दोस्तों। याद रखना इसमें व्यक्तिगत शिक्षण कभी नहीं होता है, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण नहीं होता है। अनुवर्ग शिक्षण के अगर प्रकारों की बात करूं तो टोटल 3 प्रकार है। कितने हैं भाई, 3 है। एक सामूहिक अनुवर्ग है, दूसरा प्रायोगिक अनुवर्ग है, और तीसरा पर्यवेक्षित अनुवर्ग है। यानी निश्चित अनुवर्ग कोई इसका अनुवर्ग का प्रकार नहीं है। अब देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। सामूहिक अनुवर्ग क्या होता है दोस्तों, ये होता है सामान्य या औसत छात्रों के लिए ना, सामान्य या औसत जो छात्र हैं उनके लिए सामूहिक अनुवर्ग होता है ना। यानी इसमें प्रश्न सरल रहते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं, ठीक है। प्रायोगिक की बात करूँ तो प्रायोगिक प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि छात्रों में जो कौशल है उन कौशलों को डेवलप विकसित करने के लिए शिक्षण करवाया जाता है। और तीसरा जाता है पर्यवेक्षित अनुवर्ग, है ना। पर्यवेक्षित यानी पर्यवेक्षण करना ना। इसमें जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं दोस्तों, कौन से प्रतिभाशाली छात्र है ना, उनके लिए ये शिक्षण करवाया जाता है। अब प्रतिभाशाली रहेंगे तो प्रश्न सरल भी नहीं रहेंगे ना। प्रश्न कैसे रहते हैं, नवीनता से संबंधित विचार उत्पादक प्रश्न रहते हैं पर्यवेक्षित अनुवर्ग में। ये अनुवर्ग शिक्षण के 3 प्रकार है दोस्तों, सामूहिक अनुवर्ग, प्रायोगिक अनुवर्ग और पर्यवेक्षित अनुवर्ग। यानी कि प्रश्न संख्या 12 में निश्चित अनुवर्ग नहीं है, विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया एक और। पर्यावरण शिक्षण की किस विधि को देखो सुनो व समझो सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। देखिए दोस्तों हमारे चैनल की क्या विशेषता है, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, वो तो सभी को आते हैं। अगर आधी रात में उठाकर आपको पूछ लिया जाए तो बता दोगे, ठीक है। लेकिन जो ऐसे प्रश्न है आप खुद देख लीजिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण शिक्षण की किस विधि को देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। देखिए प्रयोगशाला विधि तो करके सीखने पर आधारित है, ठीक है, करके सीखने पर आधारित है, ये नहीं होगा यहाँ पे। अन्वेषण विधि ये भी करके ही है, इसमें बालक है ना खोज करके सीखता है, समस्या का समाधान खुद ही ढूंढता है। और निरीक्षण विधि भी करके सीखने पर ही है दोस्तों, है ना, करके सीखने पर ही निरीक्षण या अवलोकन। बालक इसमें करके सीखता है और इसमें शिक्षक है वो अवलोकन करता है, उसको देखता है, निरीक्षण विधि। जबकि जो प्रदर्शन है ना, यह है शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक है।
शिक्षक केंद्रित प्रदर्शन विधि पूछे, यानी कि बालक है ना, बालक इसमें कुछ नहीं करता है, बालक देखता है, सुनता है और समझता है ना। शिक्षक ही किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र पूर्णतया सक्रिय रहते हैं। छात्र पूर्णतया सक्रिय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न आते हैं, घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं ना, कि जिसमें छात्र पूर्णतः सक्रिय रहे, शिक्षक पूर्णतः निष्क्रिय रहे, या कभी शिक्षक पूर्णतः सक्रिय रहे, छात्र निष्क्रिय नहीं सब। तो देखिए कहानी कथन विधि में आप छात्र पूर्णतः सक्रिय मत करना ना, क्योंकि कहानी कौन कहता है, शुरुआत में शिक्षक कहानी कहता है, हो सकता है कि उसी को वापस दोहरान करावे तो छात्र कर सकता है। तो ये शिक्षक केंद्रित होगी, ठीक है, शिक्षक केंद्रित होगी नहीं कि छात्र। तो शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहता है, छात्र इसमें निष्क्रिय होकर श्रोता रहता है, ठीक है, ये नहीं होगी। प्रश्न विधि शिक्षक ही होता है दोस्तों। प्रश्न पूछेगा तभी तो उत्तर बताएंगे, तो पूर्णतया सक्रिय नहीं रहते। वार्तालाप विधि, देखिए वार्तालाप किया जाता है किसी भी समस्या पर, तो उसमें शिक्षक की भी अहम भूमिका होती है छात्र की। जबकि पूछा छात्र पूर्णतया सक्रिय रहे, यानी जिसमें शिक्षक निष्क्रिय रहे, तो वार्तालाप विधि में नहीं होगी, बल्कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि होगी दोस्तों ना, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि होगी। इसमें क्या किया जाता है कि शिक्षक है ना कुछ नहीं करता, शिक्षक कुछ नहीं करता, छात्रों के समूह बना देता है और छात्रों को ही कार्य पूरा दे देता है, खुद स्वयं भार से मुक्त हो जाता है ना सामाजिक अभिव्यक्ति विधि में। यानी कि छात्र क्या करते हैं, पूर्णतया सक्रिय रहते हैं और उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, नेतृत्व या उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे दोस्तों। अंतिम प्रश्न है कि पर्यावरण या सामाजिक शिक्षण की शैक्षिक नवाचार से संबंधित विधि है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने अच्छी से अच्छी तैयारी की है ना वो तो वीडियो ज़रूर देखेगा दोस्तों, है ना। देखिए शैक्षिक नवाचार से संबंधित विधि कौन सी है, पर्यावरण या सामाजिक शिक्षण की। शैक्षिक नवाचार, शिक्षा में जो नवाचार नई विधि कौन सी है ना, देखिए दलीय शिक्षण विधि बिल्कुल है भाई, है ना। दलीय शिक्षण विधि या दल शिक्षण विधि, सबसे पहले अमेरिका में इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया दल शिक्षण विधि का, है ना। और एक चीज़ आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर पूछे कि कोई भी आपकी विधि आ जाए उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया ना, आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो ज़्यादातर आप कहाँ करोगे, यूएसए अमेरिका में हुआ था ज़्यादातर शिक्षण विधियों का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है ये। अब देखिए दल शिक्षण विधि में क्या होता है कि छात्रों के दल बनाए जाते हैं, है ना, समूह बना दिए जाते हैं ना। शिक्षक 2-4 शिक्षक होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि देखिए इसमें समूह अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं, है ना। लेकिन ये याद रखना कि शिक्षण का जो विषय होगा वो एक ही विषय होगा ना। समूह 4 बन जाएंगे छात्रों के, लेकिन चारों में एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है, शिक्षण का विषय एक ही होगा, शिक्षक एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण विधि WALN ने इसका विकास किया था सूक्ष्म शिक्षण विधि का ना, यानी कि समय भी कम और कक्षा का आकार भी कम, 5 से 10 मिनट पढ़ाया जाता है, 5 से 10 मिनट जो 10 ही छात्र होते हैं इसमें, ठीक है। तो भूमिका निर्वाह विधि चलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण विधि भी नवाचार से है, दलीय शिक्षण भी है, भूमिका निर्वाह भी हो जाएगी। भूमिका निर्वाह पहले थोड़ी ना थी, पहले नहीं थी ना। भूमिका निर्वाह यानी कि पात्रों से अभिनय करना, पात्रों की भूमिका निर्वाह करना, है ना। तो ये भी शैक्षिक नवाचार है, यानी कि उपयुक्त सभी विधियां शैक्षिक नवाचार से ही संबंधित है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 15 है का विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 15 पर्यावरण और सामाजिक शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं, और आपको टारगेट रखना है 12+ का, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।